नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान, विशेष अतिथि का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उत्पल आनंद जी, जो कि हैं HOD सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पटना एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। यूँ तो डॉक्टर्स को हमने दर्जा दिया, हम सब मनुष्यों ने दर्जा दिया है कि आप पृथ्वी के भगवान हैं। कई बार ऐसा सबके साथ, लगभग सबके साथ ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर हुई हैं जिसने ये जो धरती के भगवान का जो दर्जा हमने आपको दिया है उसको पुख्ता करती हैं, मजबूत करती हैं। एक डॉक्टर का जीवन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि आप किस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है, क्या स्ट्रीम है आपका, आप किस तरीके से पेशेंट्स को देखते हैं, क्या दिनचर्या रहती है, सब कुछ। लेकिन एक डॉक्टर का जो जीवन है, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप उसे हमें समझाएं, बताएं कि क्या है एक डॉक्टर का जीवन, किस तरीके से आप बताएंगे हमें? डॉक्टर का जीवन एक आम आदमी के जीवन की तरह है, लेकिन जब एक वो प्रोफेशंस में आते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में जैसे इंटर करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह से बहुत कष्ट में रहते हैं, बहुत तरह की परेशानी होती है उनके पारिवारिक, उस परेशानी के कारण पूरे परिवार इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ कैंसर्स की बीमारी होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे यंग पेशेंट्स होते हैं, कुछ ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, पूरा समाज, पूरा परिवार उनके साथ में अटैच रहता है। तो डॉक्टर के तौर पे एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस चीज़ों को केवल मतलब ये बीमारी के तौर पे नहीं देखें, बल्कि इन टोटलिटी देखें। मतलब इन टोटलिटी मीन्स कि ह्यूमन की तरीके से, कि केवल एक बीमारी तो एक पार्ट है, लेकिन उनके साथ में उनके गार्जियंस हैं, उनके परिवार, उनके बेटा बेटी या और भी जो परिवार के सदस्य हैं, उनके तरफ कैसा बीत रहा है। इसलिए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, एक एम्पैथी की भी ज़रूरत है, न कि केवल उसके इलाज करने की, कि उसके प्रति आप संवेदना दिखाएं और साथ ही साथ वो इलाज भी करें। ये डॉक्टर्स के लिए प्राथमिकता है। मतलब इलाज तो जाहिर तौर है आपका काम है, आप करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस इंसान को एक व्यक्ति के तौर पर देखें, एक बीमार व्यक्ति के तौर पर नहीं, सिर्फ उसको एक साधारण व्यक्ति के तौर पर देखें। और डॉक्टर्स की मुस्कान ही ऐसी होती है कि उनको हम देखते और हमारी आधी बीमारी जो है अपने आप गायब हो जाती है। आप जो कि पटना एम्स में HOD हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के, पटना एम्स बहुत विश्वास के साथ सारे मरीज़ उस तरफ देखते हैं, या उनके परिजन बहुत विश्वास के साथ देखते हैं। मैं पटना एम्स की अगर बात करूं, चूँकि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, लेकिन दूर दराज गाँव में जो लोग हैं, शायद उनके पास स्मार्टफोन्स ना हो, शायद उनके पास इंटरनेट का एक्सेस ना हो। ऐसे में शायद उन्हें पर्याप्त जानकारी या सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस दिन किस विभाग का OPD है और हमें कौन डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होंगे हमारी चिकित्सा के लिए। क्या बता पाएंगे आप कि किस तरीके से संपर्क किया जाए या क्या जरिया है इसका? इसमें दो तरीके, जैसे आपने बताया कि एक ऐप के माध्यम से आप डिजिटल में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इस पे पेशेंट्स का काफ़ी बड़े लोड जो कि विलेजेस से आते हैं, गांव से आते हैं, उनके लिए मोबाइल तो उनके पास रहती है, लेकिन उसको ठीक से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, वो सीधे OPD में आएँ, पहले OPD ब्लॉक में, उसमें 9 रजिस्ट्रेशन काउंटर होते हैं, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर में वो खड़े हो जाएँ। 9 रजिस्टर काउंटर भीड़ को कम करने के लिए किया गया है, इसलिए बहुत समय नहीं लगती, यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में सब पता चल जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उनको बताना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। कभी सांस की किसी की प्रॉब्लम है, किसी के पेट के प्रॉब्लम है, किसी को किसी कैंसर रिलेटेड संबंधित से जानकारी लेनी है, तो उसी अकॉर्डिंगली उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। वहीं पे 30 रुपये के कुछ चार्जेस लगती है और एक बुकलेट उनको दे दिया जाता है। इसके बाद उनको बता दिया जाता है कि किस फ्लोर में OPD में डॉक्टर बैठेंगे। जैसे कि मेरा सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, उनको ये एक कागज़ बना करके उन्हें 4th फ्लोर B ब्लॉक में भेज दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर उनको OPD में पहले देखते हैं, फिर वहाँ उनकी जो जांच होती है, वहाँ एक पर्चा कट जाता है जिसमें कि जांच में जैसे कुछ ब्लड की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन होनी है। इसके बाद वो पर्चा लेके नीचे जा करके पैसे जमा कराते हैं और डेट लेते हैं, और इसके बाद सारे जाँच, ब्लड, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन सब हो करके वापस OPD में आते हैं, और इसके बाद इलाज उसी हिसाब से चलता है। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बेसिकली वहाँ OPD में पहुँचना होता है। बहुत आसान तरीका है, जाहिर तौर पर आसान रहेगा, तभी सारे लोग, जितने भी लोग हैं दूर दराज गाँव से भी जो लोग आते हैं, वो सुगमता से अपना इलाज करवा पाएंगे। आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के HOD हैं, ये
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को अगर मैं आसान शब्दों में आपसे कहूं कि आप इसे समझाएं हमारे दर्शकों को कि क्या है। ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मीन्स पेट, आंत, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारियों के बारे में है। ये एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग होता है जिसको मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं, और दूसरा सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग होता है जिसमें कि शल्य चिकित्सा से संबंधित चीज़ें होती हैं। मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बेसिकली वो मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं और मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं। उसी में अगर सर्जिकल उसमें ज़रूरत पड़ जाए, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, किसी को गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, किसी को पैंक्रियास से संबंधित कोई परेशानी हो गई, किसी को गॉल स्टोन हो गया, तो उस पर सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो वो मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी तब सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, और हमारा काम होता है कि उस बीमारी को सर्जरी के द्वारा, पेट की बीमारी को, पेट, आंत, लीवर और पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर की बीमारी को सर्जरी के द्वारा उसे निवारण करें। यही सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मेन ही है। यही है। आपने कहा कि जिन जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, जिन जिन बॉडी पार्ट्स का नाम लिया, लिवर, पैनक्रियाज, हम इंटेस्टाइन, इन सब की जो है बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आप करते हैं ताकि कोई परेशानी जो भी है वो डिटेक्ट हो जाए, फिर उसका उपचार किया जाए। यूँ तो कहा जाता है ना कि मनुष्य के चेहरे पे जो खुशी होती है, जो तेज होता है, जो पूरी हेल्दी बॉडी होती है, वो कहीं ना कहीं अगर आपका स्टमक के सारे जो ऑर्गन्स हैं या जो बॉडी पार्ट्स हैं जिनका आपने नाम लिया, वो अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहे, सही तरीके से काम कर रहे, तभी वो खूबसूरती जो है आपके चेहरे पे बरकरार रहेगी। अदरवाइज आपका स्किन, हेयर, आईज सब पे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्वस्थ शरीर के में इन ऑर्गन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे इनको स्वस्थ रखें, एक बहुत बड़ा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली सारा पूरा बॉडी पार्ट्स, स्किन जैसे आपने बताया, स्किन से लेके ब्रेन, वो सब बॉडी, ये इंटेस्टाइन, लीवर और पैंक्रियास और सब डाइजेस्टिव सिस्टम्स आपका अगर ठीक है तभी वो काम करता है, क्योंकि सारी एनर्जी, कैलोरीज अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शंस के थ्रू ही ब्लड में जाते हैं और ब्रेन और सब बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। इसलिए डाइजेशंस का ठीक होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन लाइफ जिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पे जगह, स्ट्रेस कम लें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ताकि एक्सरसाइज में ये होती है कि कोई ऑर्गन शिथिल नहीं होता है, वो सभी एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इसके बाद में खाने का इंपॉर्टेंस है कि समय पे खाना खाएं, हमेशा पूरा फुल खाना नहीं खा करके 80% तक ही अपने आप खाने को सीमित रखें। हमेशा लगे कि कुछ और हम खा सकते हैं, और मतलब हमेशा फुल और नहीं रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट आजकल की बीमारी है जिसको कि फैटी लीवर कहते हैं, जिसमें कि अधिक से अधिक कैलोरी लेने के कारण से अधिक होता है। इसलिए हमें अपने खान पान में कैलोरी की मात्रा को कम रखने की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत शुगर वाली चीज़ें हुई, या फिर बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसको कहते हैं, या फिर फास्ट फूड्स हुआ, जंक फूड हुआ, इन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि इसमें थोड़े समय में काफ़ी कैलोरी अधिक हो जाती है, और वो जो कैलोरी अधिक होती है वो लीवर में फैट की तरह जमा हो जाता है, जिससे कि हमें फैटी लीवर कहते हैं। और वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लीवर सिरोसिस का, जो पहले अल्कोहल हेपेटाइटिस हुआ करती थी, अभी इंडिया में फैटी लीवर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सिरोसिस, जिसको लीवर फेलियर या बाद में उसके कारण से कैंसर वाली चीज़ें होती है। इसलिए ये शुरू से ही ये आदत डालनी है कि हाई कैलोरी को अवॉइड करें, पूरा फुल खाना नहीं खाएं, ऐसा लगे कि हमेशा कि हमने 80% खाना खाया है, बाकी रखा हुआ है। हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट नहीं लें, पका हुआ खाना, घर का खाना खाएं, और रॉ और फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें। नॉन वेजिटेरियंस को कुछ कम करें, स्पेसिफिकली रेड मीट, ये सारी चीज़ें काफ़ी हानिकारक होती है। साथ में एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कम करें, एंग्जाइटी को कम करें, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया कि स्ट्रेस नहीं ले, एंग्जाइटी ले। अभी का जो दौर चल रहा है जिसमें हमने देखा है कि इतनी स्पीडिंग है हमारी ज़िंदगी, मतलब सुबह उठ करके सब जो दौड़ है आगे बढ़ने की, या हमें कुछ पाने की जिस दौड़ में हम लगातार लगे हुए हैं, उसका ये कह सकते हैं कि कुपरिणाम है, दुष्परिणाम है कि हम सबके भीतर नहीं कुछ होते हुए भी इन कारणों से हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। आपने हेल्दी फूड हैबिट्स अपनाने की बात कही है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हेल्दी फूड हैबिट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सही समय पे वो घर पे नहीं मौजूद होते, उन्हें बाहर खाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
तो क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी लाइफ स्टाइल है वो दौड़ भाग और बहुत समय पे पहुंचना, ये सारी स्ट्रेस रहती है, जिसके कारण से खान पान में काफ़ी परेशानी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ आप टीवी भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, आपके समय भी हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत तेज़ी से खाना शुरू करते हैं। तो तेज़ी से खाना शुरू करते हैं, उस वक्त में बोलते हैं या फ़ोन में बात होती है, तो अननेसेसरी उसमें काफ़ी सारे खाने के साथ में एयर अंदर चला जाता है, और उसके कारण से पूरे दिन में आपको हमेशा फुल ब्लोटिंग, गैस और अदर तरीके की परेशानी शुरू हो जाती है। तो हमेशा ये ट्राई करना, और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में काफ़ी सारे एयर को हम लोग मतलब स्वालो कर लेते हैं। इस कारण से हमेशा फुलनेस लगता है, लोग बोलते हैं कि गैस काफ़ी होता है, बर्पिंग होती है, ढेकार आता है। तो ये सारी चीज़ें को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिनचर्या को थोड़ा मेंटेन करें, समय पे जगें, एक्सरसाइज सुबह शुरू करके अपने बॉडी को मेटाबॉलिकली एक्टिव करें, और जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सभी खाने को अच्छे से चबा करके बिना किसी गप सप किए हुए एक उसको मेंटेन करें, और ट्राई करें कि किसी चीज़ को मिल को स्किप नहीं करें। ब्रेकफास्ट को समय पे लें, लंच को लें, डिनर को लें, रादर देन कि फास्ट जंक फूड खा करके अपने टाइम को, अपने पेट को ये करें, और कैलोरीज को जितना हो सकता है कम खाएं करें, और पानी की सेवन अधिक करें। साथ में फ्रूट्स सुबह में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अच्छी जानकारी। लेकिन आपने एक बात कही कि खाते वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और हम भारतीय संस्कृति को अगर देखें, भारतीय संस्कृति जो पद्धति रही है हमेशा से, उसको अगर हम देखें, उसमें भी कहा गया है कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो ये शुरू से ही हमारे बचपन से ही हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और इसे हम सबको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। आप अपने जीवन में स्वस्थ हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो हालिया दिनों में हम सब ने देखा है कि जो रेट है लोगों के बीमार होने का या लोगों के परेशान होने का, वो बहुत ज़्यादा है। ये सवाल हम आपसे लेंगे कि क्या कारण हो सकता है, और किस तरीके से हम अपने लाइफ को या अपने जीवन को फिर से एक स्वस्थ जीवन का रूप दे सकते हैं। इसका हम जिक्र करेंगे यहाँ पे जब बात स्वास्थ्य की हो रही है। हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज, यानी आपको थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप पूरे दिन में अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें, यानी वो आप किसी भी तरीके से एक्टिव रहें। जब बात हमारे पेट की होती है, कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आपके चेहरे की जो खूबसूरती है, आपके बालों की जो खूबसूरती है, सब में अगर सेंटर में देखा जाए, केंद्र में देखा जाए, तो आपका पेट ही है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ है तो आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। आप विभिन्न अस्पतालों में रहे हैं, अगर मैं आप चंडीगढ़ पीजीआई में रहे हैं, आप पटना एम्स में आप तो अभी फ़िलहाल हैं ही, आप पीएमसीएच में भी काम कर चुके हैं, और भी अलग अलग अस्पतालों में आप रहे हैं। मौसम जो है लगातार बदल रहा है। अभी थोड़ी देर गर्मी का मौसम था, फिर बरसात आया, और अब धीरे धीरे ठंड जो है बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है हमारे पूरी बॉडी के एंटायर सिस्टम पे। मैं अगर सर्दियों की बात करूँ, किस तरीके से हम अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं, बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जिसने आपने पैनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइन की बात की है, गॉल ब्लैडर की बात की, कैसे उसे हम स्वस्थ रख सकते हैं? ठंड के कारण से पेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसमें इंटेस्टाइन में काफ़ी अधिक होती है। उसमें जो बैड बैक्टीरियाज या जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है, जो कि बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, वो ठंड के मौसम में वो रिलेटिवली कम होती है। इसके कारण प्लस उसमें एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप कुछ अच्छी चीज़ लेते हैं तो वो आपके शरीर में तुरंत लगते हैं। तो जाड़ा के हिसाब से, पेट के हिसाब से जाड़ा का ऋतु बहुत अच्छा माना जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन के माध्यम से। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है कि जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जब भी गर्मी, जैसे आपने बताया गर्मी है, फिर बारिश हुई, फिर ठंड पहुंच रही है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है तो वो बॉडी में भी शिफ्ट होता है, तो उसमें इम्यून सिस्टम में कुछ परेशानी होती है। इसके कारण से कुछ वायरस जो कि डॉर्मेंट अवस्था में, सैकड़ों वायरस रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर के जो चेंजेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण से जो सर्दी खांसी हुआ, नाक बंद हो जाना, छींक लगना, या जो एलर्जी प्रोन है, आँख पे पानी आना, गले में खराश होना, इस तरह की बीमारी प्रोमिनेंट से हो जाती है। तो लेकिन पेट के हिसाब से ये मौसम काफ़ी अच्छा है। केवल प्रिकॉशंस यही लेनी चाहिए कि जो खाना खा रहे हैं वो थोड़ा गर्म हो, बहुत ठंडा नहीं रहे। साथ ही हरी सब्जियां और मौसमी सब्जी जो इस वक्त में जाड़े के समय में प्रोमिनेंटली आती है, वो सब चीज़ों के लिए अभी फल भी काफ़ी होते हैं, पपाया है, सेब है, नारंगी है, इसको भरपूर मात्रा में लें और थोड़ा गर्म करके
टीज़ है, थोड़ा मसाले अभी चल सकती है, क्योंकि इसमें पेट अच्छे स्थिति में रहती है, मेटाबॉलिज्म रहता है, उसमें डायरिया ये सब होने की संभावना जाड़े के मौसम में कम है। इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में कि वायरल इन्फेक्शंस जो है वो ज़्यादा नहीं, लेकिन पेट के लिए आइडियल ये ऋतु। बिल्कुल पेट के लिए आइडियल है। तो एहतियात बरतते हुए, जैसा कि हमारे मेहमान डॉक्टर उत्पल आनंद ने आपको बताया कि थोड़ा एहतियात बरतते हुए अगर आप अपनी जीवन जो है उसे जीते हैं, अपनी दिनचर्या में कुछ कुछ फूड हैबिट्स शामिल करते हैं, तो आपकी जो चेहरे की खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि पेट खुश तो हम खुश। अमूमन डॉक्टर्स हमें कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। अगर इन सारी चीज़ों के इतर अगर मैं बात करूँ तो आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के HOD हैं। सर्जरीज हालिया दिनों में पेट के जो ऑर्गन्स हैं उसको लेकर के लगातार बढ़ रही है, खासकर लिवर की अगर बात करें तो क्या बेसिक रीज़न है इसके पीछे, और किस तरीके से हम अपने लिवर को खुश रख सकते हैं, क्योंकि लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। बेसिकली लीवर को ही मेन ऑर्गन माना गया है, क्योंकि सारे जितने हम खाना खा रहे हैं और वो ब्लड के थ्रू प्योरीफाई होती है, और या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होती है, बाई प्रोडक्ट्स होती है, वो उसको प्योरीफाई लीवर के माध्यम से ही होती है। लीवर ख़राब होने से पूरा शरीर ही कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे आप स्किन क्या सारी चीज़ें वो लीवर से संबंधित। अभी लीवर की बीमारी डेफिनेटली बढ़ रही है, और लीवर का बीमारी जो मैंने पहले बताया, एक कारण है लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, वजन बढ़ना, हाई कैलोरी डाइट्स, कार्बोहाइड्रेट अधिक लेना, ये सारी चीज़ें, और प्लस सेडेंट्री हैबिट, बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या बैठ के बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बाहर की एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया सब। इस कारण से वो जितने, और बाकी आप मैगी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो सब हाई कैलोरी डाइट होती है, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं और वो यूटिलाइज नहीं होती है, वो सब लीवर में जाके वो फैट की तरह से इकट्ठा हो जाती है। ये बेसिकली लाइफ स्टाइल स्टार्ट होता है बच्चे के समय से, वो लीवर में धीरे धीरे फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, और फैटी लीवर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिरोसिस, जो मैंने पहले ही बताया कि अल्कोहल हेपेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट कॉज है। सिरोसिस मीन्स लीवर खराब होने का, अब वो फैटी लीवर इंपॉर्टेंट कॉज आ गया है, खासकर इंडिया में। वो धीरे धीरे लीवर ख़राब करती है, सिरोसिस में पहुंचते हैं एट द एज ऑफ 50-60, और सिरोसिस इंपॉर्टेंट कॉज होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर्स का। अभी भी लीवर ट्रांसप्लांट जो कि अभी काफ़ी प्रोमिनेंटली बढ़ रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, पहले कुछ बहुत कम होते थे, अब करीब 1600 से 2000 ट्रांसप्लांट पर ईयर इंडिया में हो रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इस फैटी लीवर का। तो और प्लस उसमें कैंसर्स, फैटी लीवर के कारण सिरोसिस होना, फिर कैंसर होना, ये सब कुछ आपके फूड हैबिट्स पे और बेसिकली आप कितना डिसिप्लिन है इस पे डिपेंड करता है। साथ ही कोलोन कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाना, अगेन अगर अधिक फैट डाइट ले रहे हैं तो वो फैट डाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोलोनिक कैंसर्स के लिए। ये जो पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके कारण से अधिक कैलोरी डाइट लेना, ओबेसिटी होना, हाइपरटेंशन होना, साथ में डायबिटीज़ होना, फैटी लीवर होना, ये सब एक जाल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ होता है फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द लोअर लेवल्स। जब बच्चे को ही आपको शिक्षा देनी है कि इस समय डिसिप्लिन लाइफ करे, एक्सरसाइज करे, हाई कैलोरी डाइट को अवॉइड करे, प्रोटीन ज़्यादा ले, मोबाइल मतलब एम्बुलेंट रहे हैं, एक्सरसाइज में खेले, न कि केवल पढ़ाई करे या फिर हाई कैलोरी डाइट ले या एक स्थिर रहे। ये सब चीज़ अगर बच्चे से कल्टिवेट होता है तो बाद में जाके फैटी लीवर पता नहीं चलता है कि फैटी लीवर क्या है। आप अल्कोहल लेते तो आपको पता रहता है कि लीवर को ख़राब कर रहा है, आपको हेपेटाइटिस है तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है, और धीरे धीरे वो साइलेंट किलर की तरह 50-60 एज में आते आते वो लीवर को पूरा ख़राब कर देती है, जो कि आप उस वक्त स्थिति में नहीं रहते कि उसको फिर मॉडिफाई करें, रिवाइव कर पाएं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें बताएं कि क्या क्या रीजंस हैं, लेकिन कहते हैं प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। चलिए हमारी फूड हैबिट्स ख़राब हैं, हम उसको नहीं रोक पाए हैं, लेकिन अर्ली साइंस की अगर हम बात करें कि अर्ली जो साइन होते हैं हमारी बॉडी की वो क्या होते हैं, जब हमारा पेट जो है अपसेट रहने लगता है या पेट हमें सिग्नल देता है कि अब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अब आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, अर्ली साइंस क्या होते हैं? अर्ली साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेट में भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया हो, ठीक से इच्छा नहीं करना खाने का, खाने के बाद हमेशा भरा भरा पेट लगना, डाइजेशन नहीं होना, ढिकार होना, कभी कभी उल्टी हो जाना, ठीक। फिर अगर लीवर ख़राब एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है तो कभी जॉन्डिस जो जिसको कहते हैं पीलिया, वो साइंस आने लगते हैं। कभी किसी चीज़ में कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगने वाली बीमारी हो जाए, फिर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर अधिक एडवांस स्टेज में जाने पे पेट में पानी जमा हो जाता है। जब लीवर
बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो ये एक सीक्वेंस है। इनिशियल फेज में काफ़ी पता नहीं चलता है कि हमें भूख क्यों नहीं लग रही है, खाना क्यों नहीं पच रहा है, इधर उधर अपने मॉडिफाई करना शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। उस वक्त में ये समझ जाने की ज़रूरत है कि कुछ प्रॉब्लम है और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, न कि इग्नोर करने के कि नहीं ये लग रहा है कि मौसम के कारण ऐसा हो रहा है या कल कुछ ज़्यादा खा लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। आप अगर नॉर्मल रूटीन लाइफ से जैसा आप कुछ भी अब एबनॉर्मल पाएँ, जैसे आप आराम से खाना खा रहे थे, अचानक आपकी डाइट कम हो गई, वॉमिटिंग होने लगी, भूख नहीं लग रही है, या कुछ उल्टी जैसे लग रही है लेकिन उल्टी नहीं हो पा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वजन अनएक्सप्लेन्ड कम हो गया, मान लीजिए कि 10 केजी कम हो गया विद इन 6 मंथ्स, लेकिन कोई डाइट या एक्सरसाइज के कारण नहीं, जस्ट यूं ही हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप तुरंत दिखाएं। तो ये सारी चीज़ वो डिपेंड करती है। ये सब अर्ली साइंस है। और लेट साइंस है, अब जॉन्डिस हो गया, पेट फूल गया, खून की उल्टी आने लगी, तो वो तो काफ़ी एडवांस स्टेज है। एडवांस स्टेज, बिल्कुल। बॉडी हमेशा से सिग्नल करता है हमें, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में क्यों ना परेशानी हो, उसके साइंस हमें दिखते हैं। इवन जब आप कैंसर की बात करें, कैंसर से भी जब हमें अर्ली स्टेजेस में जब स्टार्ट होता है, उस वक्त भी बॉडी साइन देता है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को समझ करके सही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं या नहीं, क्योंकि जितना अर्ली हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं उतना अर्ली हम ठीक होते हैं और उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं ठीक होने की। पटना एम्स एक ऐसा संस्थान है जिसकी ओर लोग विश्वास से देखते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम अगर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के डॉक्टर्स अगर हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम जाहिर तौर पर ठीक हो जाएंगे। आपके डिपार्टमेंट से क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किस तरीके से आप लोगों का इलाज करते हैं, यह आपने हमें बताया। अगर मैं पटना एम्स की बात करूँ, चूँकि पटना एम्स अपने तरीके का एकमात्र अस्पताल है बिहार में, किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो बहुत ही यूनिक है, या पटना में शायद एम्स में ही ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं मरीजों को, क्या है वो? एक तो एम्स पटना टर्सरी केयर हेल्थ केयर सेंटर सही मायने में, क्योंकि वहाँ अब इतनी सारी सुविधाएं हैं कि वो एट पार है किसी कॉरपोरेट बड़े हॉस्पिटल पे। अब गरीब आदमी भी उसी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी कम रेट में, या आयुष्मान भारत अभी जो भारत सरकार की स्कीम है बिल्कुल मुफ्त में, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ एट पार है। स्टेट ऑफ आर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की सुविधा, जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात है तो हमारे डिपार्टमेंट में सब कुछ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सब तरह की सर्जरी जो एडवांस सर्जरी है, कैंसर रिलेटेड है, पेट हुआ, आंत हुआ, लीवर, पैंक्रियास, सब की सर्जरी ओपन मेथड से एज वेल एज लैप्रोस्कोपी कम चीरा लगा के सब कुछ होती है। और आयुष्मान भारत की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें गरीब लोग बिल्कुल ही मुफ्त में इलाज वो पा सकते हैं। उसी तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भी सब ऑलमोस्ट सारी चीज़ ERCP की सुविधा हुई, फाइब्रोस्कैन, और भी जो अभी जितने अत्याधुनिक मशीन है वो सब कुछ अवेलेबल है एम्स पटना में, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और GI सर्जरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी तरह से रेडियोलॉजी में भी काफ़ी सपोर्ट है, जो कि पहले हर चीज़ों के लिए बाहर भेजना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, वो सब कुछ यहाँ एंजियोप्लास्टीज हुआ, काफ़ी सारी बीमारी लीवर की है, वो ऑलमोस्ट 100% है। और हम लोग उस लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ पहले बिहार सरकार से परमिशन लेनी होती है, वो ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज में है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट भी कर पाएंगे। इसलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लीवर, पैंक्रियास के हिसाब से अभी जो एम्स पटना है वो बिहार में अनपैरेलल है, और काफ़ी चीज़ों को इसमें सरकार के और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस के कारण से सब सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। बिल्कुल, जो सरकार है हमारी वो लगातार अपनी जनता की सेवा को तत्पर है। आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया यहाँ पे, क्या तरीका है ताकि जो आयुष्मान भारत के तहत अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो आसानी से इलाज करा सकें? प्रॉपर जरिया हम आपसे जानना चाहते हैं। यहाँ एम्स में बहुत ही इजी तरीका है आयुष्मान भारत का। उसका एक भारत सरकार का जो अपने नॉर्म्स है उसमें कार्ड बन जाती है, जो अपने इकोनॉमिक चीज़ है, जो भी चीज़ है उस तरीके से कार्ड जैसे लेके आते हैं उसमें 2 अलग से काउंटर हैं आयुष्मान, ताकि उसमें कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मैंने 9 काउंटर बताया जिसमें कि रजिस्ट्रेशन होती है, उसी तरह से 2 काउंटर एक्सक्लूसिवली आयुष्मान भारत के लिए ही है। वो सीधे वहाँ जाएंगे, उस कार्ड को दिखाएंगे और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुफ्त है।
ऑलमोस्ट क्या अपना 100%। और ये काफ़ी सारा ये फीडबैक्स भी लिया जाता है। एक बार आप आयुष्मान कार्ड के अंदर में एडमिट हो गए तो उधर से सरकार की तरफ से ही उनकी तरफ फ़ोन आता है कि कोई अलग से कोई चार्ज तो आपको नहीं लग रही है, कोई अलग दवाइयों को बाहर से तो नहीं मंगाया जा रहा है, सब कुछ इन हॉस्पिटल अवेलेबल है कि नहीं। इसलिए ये आयुष्मान भारत गरीबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। और उसके उसमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट भी रहता है, जिसमें कि बड़ी से बड़ी सर्जरी बिल्कुल ही मुफ्त में हो जाता है। इसलिए अवेयरनेस की और ज़रूरत है कि आयुष्मान भारत को और प्रमोट करें और इस तरह के हॉस्पिटल में आए जहाँ एक्चुअल में गरीबों के इलाज के लिए और सब तरह के मैक्सिमम संभव हो। तो कहीं परेशानी नहीं है, अलग से काउंटर बनी हुई है, उसको हेल्प करने के लिए आयुष्मान भारत के लिए अलग से स्टाफ है, तो वो बहुत स्मूथ है। मतलब ये परेशानी नहीं हुई कि आप आयुष्मान भारत दिखाएंगे तो हो सकता है कि इलाज में कोई कमी रह जाए। जो नॉर्मल आदमी जो पैसे दे के इलाज करा रहे हैं और मेरे आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त में हो रहा है तो कोई अंतर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बहुत स्मूथ प्रोसेस। बिल्कुल, आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया और ये जो लोग आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं हैं या जिनको आर्थिक तौर पर परेशानी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। आप अपने आप को, अगर आसपास आपके जो लोग हैं वो जानकार हैं और उनको इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो प्लीज़ आप बनवा लें। इससे आपको आगे भविष्य में किसी भी परेशानी, जब बीमारी के रूप में अगर कोई परेशानी आपके सामने आती है, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अलग अलग अस्पतालों में अपना आपने योगदान दिया है। एक डॉक्टर का जो जीवन है संघर्ष भरा होता है। कहते हैं डॉक्टर्स को कभी आराम नहीं मिलता, इस लिहाज से क्योंकि आपके मरीज़ कभी भी आप तक पहुंच सकते हैं, आपसे आपके निकट आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परेशानी समय देखकर नहीं आती है। अगर मैं आपके जीवन की बात करूं तो अब तक का जो सफ़र रहा है आपका इस फील्ड में, अपनी नौकरी में या आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें, कभी कोई ऐसी कोई घटना आपको याद या कोई ऐसा वाक़या आपको याद है जो आप हमेशा उसको याद करते हैं? डॉक्टर्स के लाइफ में ऐसे मतलब प्रतिदिन ही है, क्योंकि आप हमेशा दूसरे के लाइफ के झांक के देखते हैं, क्योंकि जो भी आपके पास आ रहा है वो कभी हंसी खुशी से तो आता नहीं है, कहीं कहीं परेशानी होती है, कुछ परेशानी काफ़ी गंभीर होती है। हम लोग खासकर सुपर स्पेशलिटी में हैं तो मेनली कैंसर्स का इलाज कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उसको हर तरीके का एक लाइफ हिस्ट्री है, उस पर आप झांक के देखेंगे तो कितना परेशानी होती है, कहाँ से आते हैं, कितने गांव से, इतने आदमी को लेकर के फिर ये डायग्नोसिस उनको बताना कि वो आपको ये बीमारी है, आपकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम है, ये काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी ये चीज़ होती है, काफ़ी एम्पैथी के साथ में करना होता है। और ये डेली की बात है, मतलब ये आप अचानक वो आ रहा है पेट पे दर्द लेकर के, आपने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि वो एडवांस कैंसर 4th स्टेज में है, आप उनको एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइफ 6 महीने की है। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में करना होता है और ये बहुत आसान नहीं होता है। तो ये सब चीज़ को अपने आप को देख करके एम्पैथी से उसको समझाना या किसी को ट्रीटमेंट, एक तो ये एक एस्पेक्ट हुआ जो कि ख़राब एस्पेक्ट हुआ, कुछ ऐसा अच्छा एस्पेक्ट है कि कुछ परेशानी में आए, आप बिल्कुल लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने अपने ट्रीटमेंट से उसको वापस ठीक करके उस भेज दिया और प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं। बहुत लोग कैंसर्स के भी हैं जो 6 साल 7 साल के बाद में बिल्कुल सर्जरी से ठीक होकर के आते हैं और काफ़ी ये करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये डॉक्टर्स के लाइफ में ये स्ट्रगल्स है, एबनॉर्मल टाइम है, इमरजेंसीज है, लेकिन साथ में ग्रेटिफिकेशंस भी है कि आप कुछ सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है। ये शायद आप डॉक्टर्स को ना आम मनुष्यों से एक अलग जगह आपको शायद इसलिए समाज में दिया गया, क्योंकि आपने कहा कि एक ग्रेटिफिकेशन है, कृतज्ञता है समाज के प्रति कि अगर हमने कुछ अर्जित किया है तो समाज को हमें कुछ वापस भी करना है। ऐसे तो आपकी दिनचर्या जाहिर तौर पर बहुत व्यस्त रहती होगी, हमेशा फ़ोन कॉल्स आते हैं मरीज़ों के या आपके काम को लेकर के हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा वक्त तक आपको मिलता है, खाली वक्त मिलता है, क्या रुचि है आपकी, क्या करना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं पूरे दिन की थकान आपकी ख़त्म हो जाए? नहीं, वो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इवनिंग में ट्राई करता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करूँ, मतलब जिम जा करके। दूसरा है टीवी देखना, काफ़ी सारे उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। अब तो काफ़ी सारे ये ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, उस पर काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, काफ़ी वो देखने में आपको कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता है। तीसरा है कि ऑलवेज किसी भी इंटेलेक्चुअल्स को एक किताब पढ़नी चाहिए जो कि नॉन मेडिकल पार्ट वाला में फिक्शंस है या कुछ किसी की बायोग्राफी है, तो ये हमेशा मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि महीने में एक किताब ज़रूर ख़त्म करूँ एक्स्ट्रा टाइम में। तो ये 3 चीज़
से काफ़ी आपको एनर्जी मिलती है और एक पॉजिटिव सोच की तरफ आप जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि किताबों के नज़र से अगर आपको आप दुनिया देखते हैं तो वो दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है, और किताबें तो सच्ची मित्र होती हैं हम मनुष्यों की, ये हम सब हमेशा से जानते हैं। घूमना पसंद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ आपने भारत का भ्रमण किया? भारत के बाहर भी अगर आप गए हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं ज़रूर। एक्चुअली घूमना मेरा वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट हॉबीज़ में है। ऐसा इंडिया के कोई जगह नहीं है जो कि हम लोग, और प्लस मेडिकल प्रोफेशन होने के कारण और एकेडमिक्स में रहने के कारण हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहाँ पेपर प्रेजेंट करना होता है। इसी चक्कर में काफ़ी घूमना फिरना भी हो जाता है। तो और प्लस विदेश में भी कॉन्फ्रेंसेस हैं। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने यूरोपियन एसोसिएशन का एक लिवर डिजीज़ पे था, लंदन में हुई थी इंटरनेशनल लिवर कांग्रेस में, वहाँ शिरकत किया, वहाँ 2 पेपर प्रेजेंट किया। इस तरह से जो मेडिकल साइंसेस में है, घूमना बहुत अनकॉमन नहीं है। आप तो मतलब आपको ये देखना पड़ता है कि कितना अपना शेड्यूल्स को मेंटेन करें, क्योंकि आप चाहें तो महीने में 3-4 आउटिंग्स हो जाती है, खासकर विदेशों पे भी। मैंने भी काफ़ी सब ऑलमोस्ट यूरोप के सारे जगह हैं, सब एशिया के, सब सिंगापुर हुआ, जापान है, सब जगह पेपर्स से संबंधित थी, और साथ में घूमना भी हो जाता है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने रीजनरेट करने हाँ, के लिए। आपने जिक्र किया कि आप भारत में तो ऑब्वियसली काम के लिए आप अलग अलग जगह पे गए हैं, क्योंकि भारत में जो चिकित्सा पद्धति है अमूमन पूरे भारत की लगभग एक है, थोड़ा ज़्यादा या कम, लेकिन लगभग सब जगह एक है। अगर मैं विदेशों की बात करूँ, वहाँ जाने से क्या सीखने को मिलता है और क्या बदलाव फिर उसको ला करके आप यहाँ अपने अस्पताल में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं? पहले विदेश और इंडिया में काफ़ी गैप था मेडिकल साइंसेस में, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है अब ऑलमोस्ट एट पार है इंडिया भी जो कि विदेशों में है। बिल्कुल, बेशक। हाँ, अब ये है कि टेक्निक्स के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स के मामले अब ग्लोबलाइजेशंस है, एक मार्केट है पूरा, तो वो सब सामान अब जो वहाँ हुआ है यहाँ भी आ रहा है। बेसिक चीज़ जो चेंजेस लाती है वो कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस में है, जो रिसर्चेस में है, एकेडमिक्स में है, किस तरह से रिसर्च की तरफ आगे बढ़े, वो अभी भी विदेशों में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। तो वो वहाँ जा कर के क्या एकेडमिक्स में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेशन ला सकते हैं, रिसर्च में क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ सीखने को मिलती है, और वो इंडिया में फिर ला करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, और कहते हैं स्वीकार करने की क्षमता भी बहुत ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पूरा विश्व ऐसे एक साथ मिलकर काम करे, जैसा पूरे विश्व ने कोरोना का जो फेज़ हमने देखा, उस वक्त पूरे विश्व ने एक साथ मिलकर काम किया, और शायद यही वजह है कि हम बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन इससे बहुत जल्दी उभर भी गए। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए, इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ जीवन पद्धति अपनाना होगा, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, और कहते हैं कि बदलाव अपने घर से शुरू होता है, और इस अभी आज जो बातचीत हमने की है उस बदलाव हमारे अंदर से शुरू करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बेहतरीन बातचीत रही हमारी, और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बिहार बिहान कार्यक्रम है, इसके बाद भी डीडी बिहार पे कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत है। तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।